बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोगों ने पॉलिनोमियल डिफाइन किया था तो हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वे इक्वेशन होते हैं जिनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है। पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री में चलते हैं तो बेबीलोनियन जो हमारी सभ्यता रही है, बेबीलोनियंस वेयर द फर्स्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0। बेबीलोनियंस की जो हमारी कल्चर रही है, जो बेबीलोन्स की कल्चर रही है, वही पहले ऐसे बेबीलोनियंस थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस px प्लस q के फॉर्म में सॉल्व किया था। उसके बाद आए ब्रह्मगुप्त। यह बात करते हैं AD 599 एंड 665 के अंडर की बात है। ब्रह्मगुप्त ने एक इंडियन मैथमेटिक्स थे जिन्होंने एक एक्सप्लिट फार्मूला दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और वो उस फॉर्म को सॉल्व किए थे ax स्क्वायर माइनस bx इज इक्वल टू c। ब्रह्मगुप्ता के बाद अरब के मैथमेटिशियन अल ख्वाजरनी ने 800 BC के लगभग में बात करते हैं, वहां स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द वेरियस टाइप। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरियस टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। एंशिएंट इंडियन की अगर हम बात करें तो इस समय जो एंशिएंट इंडियन के हमारी कल्चर में बात करते हैं तो वहां सिद्धाचार्य ने इसका जो है वेल नोन अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला इजाद किया, जिसके द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर हम बात करते हैं सिद्धाचार्य फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो जो रूट्स होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा दूसरा हमने रूट मान लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो इसके रूट्स भी 2 होंगे, इसके फैक्टर भी 2 होंगे, इसके जीरोज भी 2 ही होंगे। तो पहला हमने जीरोज मान लिया अल्फा, पहला जीरोज हमारा अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और हमारा दूसरा रूट है b माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, जहां d क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वेशन का, और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से डिराइव किया गया है, इसी से इसे फाइंड किया गया है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x वेरिएबल का कोई फॉर्म अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं, जहां a b c क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं, और कंडीशन सिर्फ एक होती है कि आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चूंकि कोफिशिएंट है तो इसको भी यह 0 कर देगा, इसको छोड़ के बाकी कोई भी 0 हो सकता है। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करते हैं तो ए रियल नंबर a इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको a ऐसे अल्फा टाइप्स में है, is called the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 होना चाहिए। कब? जहां जहां हमारी रूट्स अगर हम मान लेते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है अगर वो अल्फा है तो हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह उस वैल्यू को क्या पुट करेंगे, अल्फा को पुट करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। यानी अगर वह उसे सेटिस्फाइड करता है तो वह उसका जीरोज या रूट्स होगा। If alpha is the root of this equation, then we say that x is equal to alpha satisfy the equation। x is equal to alpha जो है ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इट मींस यह है कि x के जगह अगर हम अल्फा पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो उसे सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब अल्फा इसका क्या है, जीरोज है। अब बात करते हैं सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि इसके रूट्स को फाइंड करना, और इसके रूट्स को फाइंड करने के टोटल 3 मेथड आपको यहाँ पढ़ने हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसे हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी कहते हैं। अब मान लीजिए आपने रूट्स निकाल दिया,
जब आप रूट निकाल देते हैं तो रूट्स का अपना एक नेचर होता है, या तो वो रियल नंबर में होगा, इमेजिनरी में होगा, कुछ तो होगा, हर किसी का नेचर होता है। तो उसके नेचर के बारे में जब डिफाइन किया गया तो वहां पर सिद्धाचार्य ने डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से नेचर निकालने के बारे में बात की है कि आप रूट्स देख करके ही, आप डिस्क्रिमिनेंट से देख करके ही आप रूट्स का नेचर बता सकते हैं, उनके जीरोज का नेचर बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी जीरोज हैं उसके नेचर क्या होंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे हमने डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धाचार्य ने कहा था कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, जहां d जो है ना हमारा डिस्क्रिमिनेंट है और d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ 3 केस बनाता है नेचर निकालने के लिए रूट्स के। पहला केस में या तो d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, नहीं तो बराबर होगी, नहीं तो छोटी होगी 0 से। चलिए d से अगर वो बड़ी होती है, इन दिस केस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू आप डायरेक्ट निकालते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमें बताना है कि वो क्या है, तो अगर d की वैल्यू आपने निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला और अगर वो 0 से ग्रेटर हो गया तो इसका मतलब उसके नेचर क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू दिस। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आप उस समय जितने भी हमारे ईच रूट होंगे, जो भी हमारा रूट होगा वो सारा रूट माइनस बी बाई 2a के फॉर्म का होगा और इस रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। उसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। और केस थर्ड जो है, d की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाती है तो उस समय यह जो इसके नेचर है वही इमेजिनरी होगा, नेचर उसका इमेजिनरी हो जाएगा जो आपके रूट्स आएंगे। इसका एक छोटा सा डिस्क्रिमिनेंट ऐसे दे दिया गया है कि d की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, अगर d के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल होंगे, और d से अगर कम है तो नो रियल रूट्स होंगे यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ऐसे ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। टाइप फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह टाइप फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। आपके सामने दो क्वेश्चन इसके दिख रहे हैं, एक रूट का है और एक सिंपल क्वेश्चन में है। तो अक्सर बच्चे रूट वाले क्वेश्चन को लेकर के डाउट में रहते हैं, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे सिंपल क्वेश्चन को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे रूट वाले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड के बारे में पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और सिद्धाचार्य फार्मूला, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से आउट है, लेकिन फिर भी हम इसे इसके विषय में बात करेंगे और दोनों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम करते क्या है, क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग इसका एक और नाम हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड भी मैं इसे कहता हूं। रीजन इसके पीछे ये है कि फर्स्ट टर्म के जितने भी फर्स्ट टर्म में आने वाले जितने भी टर्मोलॉजी है फर्स्ट और लास्ट के, उन्हीं पर यह बेस्ड होता है। तो जैसे देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म पर कौन सा साइन है, प्लस है, और लास्ट टर्म पर भी कौन सा साइन है, प्लस है। तो हम प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा प्लस। तो प्लस का प्लस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। अब डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ डिजिट फर्स्ट है और यहाँ 35 है, तो 1 का 35 में मल्टीप्लाई किया तो आया 35। इसका दो सेंस निकल करके सामने आता है। साइन का मल्टीप्लीकेशन जब हमने किया तो हमारा प्लस आया, इसका सेंस यह है कि इसका जो मिडिल टर्म है इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मिडिल टर्म जो स्प्लिट करना है तो स्प्लिट करने पर उसे ऐड करने पर कितना आना चाहिए, उसे ऐड करने पर 12, क्योंकि यह बताता है कि ऐड जो है ये अगर ये माइनस आता तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 12 लाते, लेकिन अगर यहाँ प्लस आया तो हमें ऐड करने पर 12 लाना है। तो 12 और कौन से और मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है, 35।
अब ऐसा हमें दो नंबर गेस करना होगा। इसके लिए आप सिंपल सा मेथड है, आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 35 का एलसीएम जब आप लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 से 7 टाइम्स में और ये 7 से 1 टाइम्स में। आपके कई टर्म में एलसीएम जो होगा, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो लेंदी भी हो सकता है, यहाँ अभी शॉर्ट में है। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट 7 प्लस 5x प्लस 35 देन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू x प्लस 7 एंड 5 कॉमन हो जाएगा तो आपका x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देन x प्लस 7 इज 7 एंड अनदर ब्रैकेट x प्लस 5 is equal to 0. Hence, x plus 7 is equal to 0, तो x is equal to minus 7 और x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5. तो आपका आंसर यानी जीरोज आपके जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके जीरोज जो x के दो टर्म आए हैं, x is equal to minus 7 और x is equal to minus 5 या 7 कामा माइनस 5 भी आप सिंपल लिख सकते हैं। दैट इज द आंसर। अब हम इस बात को ध्यान देंगे कि आपका आंसर सही आया है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है कि x टू द x का जो वैल्यू आया है -7, आप उसे इक्वेशन में पुट करेंगे और इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इक्वल टू द 0 हो जाती है, तो आपका वो इक्वेशन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी देखते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। हमारा जो भी प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0 इन सेट 1। हम सबसे पहले जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को ध्यान करेंगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को करने से पहले आपको 3 फार्मूलों की पर्टिकुलर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यही 3 फार्मूले इसको सॉल्व करते हैं। एक है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अनदर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, and another bracket a square minus b square is equal to in bracket a plus b and a minus b। यही 3 फार्मूले आपके होने चाहिए। अगर आपको ये 3 फार्मूले पता है तो आसानी से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का हमने स्क्वायर किया प्लस सेकेंड टर्म को ही यहां भी स्प्लिट करना है। जैसे आप यहां सेकेंड टर्म को स्प्लिट किए थे, यहां भी आपको सेकेंड टर्म का स्प्लिट करना है, लेकिन आपको स्प्लिट करना है एक्स कोफिशिएंट वाले को इस फॉर्म में कि वो 2 इंटू ए बी के फॉर्म में हो जाए। तो हमारा 2 इंटू ए क्या है हमारा x और b, 2x में आप क्या ऐसा मल्टीप्लाई कर दें, कि वो 12x हो जाए 6 का। बस यही आपको सेकेंड टर्म जो होता है आपको फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड टर्म हमारा फाइंड आउट हो गया 6, चूंकि 12x फॉर्म भी हो रहा है, इसी 6 का स्क्वायर एक बार आप ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि आप स्क्वायर को कंप्लीट करके तब इसे सॉल्व करते हैं। तो 35 इक्वल टू 0। आप अगर इन सेंस में यहां ध्यान से केयर करेंगे तो देखिए यह एक फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यह एक फार्मूला है और यह सेट हो रहा है x प्लस 6 टू द पावर होल स्क्वायर। अब आपका -6 स्क्वायर बच गया है यहाँ, तो -6 स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 35 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 6 टू द पावर, x प्लस 6 का स्क्वायर माइनस
1 इज इक्वल टू 0। देन यह 1 का स्क्वायर होगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, तो ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी, a minus b and a plus b is equal to 0. Then x plus 5 and x plus 7 is equal to 0. Hence x plus 5 is equal to 0. Then x is equal to minus 5 or x plus 7 is equal to 0. Then x is equal to minus 7. आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी फार्मूले को या किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी फार्मूले से या किसी भी मेथड से, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या सिर्फ फार्मूला हो, किसी से भी सॉल्व करेंगे, आपका आंसर इन सेंस में सेम यही आना है। और आंसर सेम टू सेम आता है, उस पर वर्क कर सकते हैं। और आपको अगर आंसर की जांच करनी है तो क्या करेंगे, आप वैल्यू को उठा करके वैल्यू को ले जा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और वह उसे सेटिस्फाइड करके इक्वल कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा इक्वेशन को, तो आप आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइप का नॉर्मल क्वेश्चन होता है, अक्सर बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं, तो यहाँ एक रूट का भी क्वेश्चन लिख रखा गया है, आप ध्यान दीजिए। तो रूट के क्वेश्चन के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी बात को केयर करते हैं कि रूट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो पोजीशन और तरीका आपका वही है, मेथड वही है, बस आप जैसे चाहें वैसे आप सॉल्व करेंगे। तो रूट 3 के रूट वाले क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, ये 2 नहीं है, ये 3 है आपका। चलिए क्वेश्चन दिया है रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट क्या है 3 है। ये आपका इक्वेशन दे रखा है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। सेम वही पोजीशन, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को ही केयर करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा दे रखा है, फर्स्ट टर्म में साइन का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे प्लस और लास्ट टर्म में माइनस है, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या आएगा आपका माइनस। और उसके बाद डिजिट पर आते हैं, कांस्टेंट टर्म पर आते हैं, तो कांस्टेंट टर्म में फर्स्ट में है हमारा रूट 3 और लास्ट में है 8 रूट 3। तो हम ध्यान देंगे कि 1 वेरिएबल यहाँ अगर हम बात करें तो यह इरेशनल नंबर है, तो रेशनल वाले टर्म का रेशनल के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है और इरेशनल का इरेशनल के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 8 1 जा 8 और रूट 3 का 3 में हुआ 3 हो जाएगा, यानी 24। इस दोनों सेंस से निकालने का यह मतलब है कि हमें जो भी टर्म लाने हैं, यानी जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके लाना है, वह क्या करके लाना है, हमें माइनस करके 10 लाना है और मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 24। यह इसी पोजीशन के लिए निकाला जाता है। अक्सर बच्चे इस बात को पूछते हैं कि सर क्या जरूरी है कि हमको ये अपने रैंडमली हम कुछ भी नहीं ले सकते, कोई जरूरी है हम एलसीएम लेकर के ही इसको निकालें? बिल्कुल यह जरूरी है, क्योंकि 6 4 जा भी 24 होता है, लेकिन जब आप उसे ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 10 नहीं आएगा। या 10 इन केस किसी में रैंडमली आपने गेस किया तो आ गया, तो ये आपकी क्या है, किस्मत है कि आपने गेस किया और आ गया, लेकिन आप उसे सेटिस्फाइड कराएं, आप उसे देखें कि माइनस करने पर ही आना चाहिए 10 और मल्टीप्लाई करने पर 24। इसे पता करने के लिए हम सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो अब इसके लिए हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम 24 का एलसीएम लेंगे। 24 का हमने एलसीएम लिया तो 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी 2 into 2 into 2 into 3। चलिए पोजीशन बनाते हैं, ध्यान देंगे इस बात को केयर करेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और 3 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5। क्या हमें 5 लाना था? नहीं, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। चलिए हम सबको साथ में ले लेते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। 24 का -1 करेंगे, 24 1 जा 24, 24 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा
23। क्या हमें 23 लाना है माइनस करने पर? नहीं, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब देखें दो का पेयर बना करके देखें, ऐसे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 6 और 4 की भी अगर हम बात करें तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। हमें 2 लाना है नहीं, तो ये भी सही नहीं है। तब पेयर क्या हम देखेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पेयर हमें बनाना पड़ता है। तो 2 2 जा 4 और 3 जा 12। 12 माइनस 2 क्या हो गया? 10 हो गया, और 12 में से 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12 माइनस 2 और 12 इंटू 2। बच्चे इस बात को भी केयर नहीं करते कि यहाँ पहले 12 रहेगा और बाद में 2 रहेगा। इस बात को आपको केयर करना है। पहले बड़े जो बिग डिजिट होता है उसे लिखते हैं और बाद में स्मॉल लिखते हैं। प्लस लिखते समय ये गलतियां कर देते हैं, माइनस लिखते समय नहीं करते हैं, लेकिन प्लस लिखते समय 2 + 12 लिख देते हैं। ये मैटर नहीं है, हमेशा बड़े डिजिट को पहले हम लिखते हैं, चाहे प्लस कर रहा हो या माइनस कर रहा है। तो अब हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने 10 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √3x² प्लस 10x के जगह हम लिख सकते हैं 12 माइनस 2x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा √3x² प्लस 12x माइनस 2x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ के इस स्टेप के बाद भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर हमें कॉमन निकालने में दिक्कत हो रही है, हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आपको जब भी कॉमन निकालने की जरूरत पड़े तो आप रफ साइड पर चले जाएं और वहां जाकर के 2 टर्म को एक साथ लें। ये 2 टर्म हमारे एक साथ कॉमन आएंगे और इस 2 टर्म के एक साथ कॉमन आएंगे। पहले 2 टर्म के एक साथ कॉमन के बारे में हम बात करते हैं। √3x² माइनस 12x नहीं प्लस 12x है, प्लस 12x है, इसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये माइनस नहीं, प्लस नहीं, माइनस है। तो 12x की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? √3x² का सेंस x इंटू x होता है, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x। अब यहां ध्यान देंगे √3x, ये x इंटू x हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को आप क्या लिख सकते हैं? क्या 3 का स्क्वायर, या हम √3 इंटू 3 लिख सकते हैं, या इसी को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जब भी कॉमन निकालने में आपको दिक्कत हो तो आप उसे एलसीएम लेकर के स्प्लिट कर लें और उसको पार्ट वाइज में तोड़ लें, स्प्लिट कर लें, और स्प्लिट करने के बाद आपको कॉमन आसानी से मिल जाएगा। तो हम √3 की जगह हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। यस, तो आप यहां ध्यान देंगे, यहां जो है आपका जो x3 है वो स्प्लिट हो गया है √3 इंटू √3 में। तो अब कॉमन आपको अब पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अब आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ √3 और x क्या है? कॉमन है, √3 और x कॉमन है। तो √3 और x निकाल दिया तो यहाँ आपका क्या बचा? x प्लस √3 और x निकाल दिया तो क्या बचा? 4√। लीजिए आपका कॉमन निकल गया। तो आप यहाँ आसानी से अब लिख सकते हैं, हम कॉमन निकालेंगे तो √3x और x प्लस 4√3। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर क्या ये जो आप इधर स्टेप चले हैं, क्या हम यही स्टेप चल देंगे तो क्या ये और स्टेप चल देने से स्टेप हमारा बड़ा भी हो जाएगा और कुछ लाइन कवरिंग के लिए भी आ जाएंगी? लेकिन आप स्टेप तो चल देंगे, ये इतना स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा क्वेश्चन में, लेकिन इससे 2 बातें और स्पष्ट होती हैं। टीचर ये कहेगा कि आपके क्वेश्चन करने के लिए इनफ टाइम था, इसका मतलब, क्योंकि आपको अनदर क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन को भी तो अटेम्प्ट करना है। ये नॉर्मल और सिंपल क्वेश्चन में आते हैं, तो आप ये स्टेप कहीं रफ कॉपी पर चल देंगे, आप टीचर को ये नहीं दिखाएंगे कि हाँ थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है या हम इसे स्प्लिटिंग करने में या कॉमन निकालने में हम दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप जैसे इसको स्प्लिट कर देंगे आपका कॉमन सेंस पर सवाल उठ जाएगा कि आप डायरेक्ट इसे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसे इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि डायरेक्ट कॉमन निकालना सीखिए, आपको स्प्लिट करने की जरूरत ना। आप यहां ध्यान से देखेंगे तो दोनों टर्मों में माइनस कॉमन है, तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, और दोनों टर्मों में 2 कॉमन है तो हमने 2 कॉमन ले लिया।
2 जब निकल गया तो हमारा यहाँ ध्यान देंगे कि 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ माइनस से माइनस कॉमन आया, प्लस 2 निकल गया तो क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो आउटसाइड आया, तो x बचा, माइनस से माइनस बाहर आया, प्लस और 4 2 जा 8, यानी 4√3 इज इक्वल टू 0। अब आपके 4 थे, 4 टर्म से 2 टर्म हो गए, दोनों टर्मों में फिर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 4√3 और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप सिंपल सा क्या करेंगे कि hence x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4√3 और सेकेंड टर्म है और √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/√3। ये आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं। अब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसी टर्म को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ध्यान दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप इससे फंस जाएंगे। रीजन यह है कि पहले ही रूट दे रखा है, तो जब भी आपको ऐसा कभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना हो, तो मुझे जहां तक लग रहा है आपने फैक्टराइजेशन से सीख लिया, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जब भी पहले नंबर आपको दे देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 6 दे दिया है, इस क्वेश्चन में √3x² दे दिया है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस अपनाइएगा। जैसे हम इस क्वेश्चन को यहां लिख दे रहे हैं, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। जब भी आपको कभी भी एनी टाइम कि अगर हम आपको बात करें तो 2 बातें हैं, या तो आप यहां से √3 को हटा दीजिए और नहीं तो यहां से रूट को, या तो रूट को हटाइए, नहीं तो √3 का पूरा टर्म ही हटा दीजिए। तो दोनों में से कोई आप एक काम करेंगे, या तो √3 का सम में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिंपल हो जाएगा, और नहीं तो आप √3 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो सबसे बेटर आपको जो उस समय आपको उचित लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेटर है कि हमारी ये राय है कि आप इस √3 को क्या कर लीजिए, हटा दीजिए। √3 को जब आप हटाएंगे तो √3 को हटाने के लिए √3 को हमें क्या करना होगा, कॉमन करना होगा। √3 जब हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस, इसमें तो √3 था ही नहीं, तो ये √3 क्या चला जाएगा अपान में, तभी तो आप इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 8 के साथ √3 था वो क्या हो गया, बाहर आ गया, ये हो गया 0। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड ये जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 इज इक्वल टू 0, 0/√3 आएगा, और 0/√3 का मतलब क्या होता है, 0। अब आपका इक्वेशन सीधा सिंपल सा बन गया, x² प्लस 10/√3x माइनस 8। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर वाले टर्म से सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस, ध्यान देखिए मिडिल टर्म किसमें है, प्लस में है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला आप यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x। अब ऐसा आप ध्यान देंगे कि 2x को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 10/√3 हो जाए। तो पहली बात तो अपान में √3 चाहिए, तो अपान √3 हमें करना होगा, अपान √3 हम करेंगे, और 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए 5, तो इसका मतलब हमारा सेकेंड टर्म क्या है, 5/√3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका, अब आप इसे स्प्लिट करेंगे और थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 5/√3, 5/√3 का स्क्वायर एक बार आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और एक बार माइनस करेंगे। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को लेके कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी फंस जाते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपल सा यही प्रोसेस करना है। अब ध्यान देंगे आप, ये आपका फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों, ये फार्मूला है x प्लस 5/√3 के होल स्क्वायर का माइनस, अब आप यहां ध्यान देंगे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, अब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा x प्लस 5/√3 का होल स्क्वायर
माइनस, तो माइनस के सेंस में हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहां भी अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। आप इस बात को केयर कीजिए, आप यहां गलत कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं। माइनस कॉमन कर लेंगे तो 25/3 प्लस 8 हो जाएगा क्या, माइनस दोनों साइड से बाहर आ गया, तो इसे सिंपल हो जाएगा, आप सिंपल से कर सकते हैं। तो x प्लस 5/√3। इस स्टेप पर आकर के भी बच्चे 90% बच्चे गलतियां करते हैं, प्लस साइन दे देता है या माइनस साइन अगर आगे दे देता है तो बच्चे कंफ्यूजन में आकर के गलत कर देते हैं। तो आप निश्चित ही माइनस वाले साइन को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये ध्यान देंगे। अब ये आपका हो जाएगा 25 + 24/3 = 0। तो यह हो जाएगा x प्लस 5/√3 इन द ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस 49 क्या हो जाएगा 3 = 0। आप अगर ध्यान से केयर करेंगे तो यह फार्मूला है x प्लस 5/√3 और यह 49/3 को क्या लिख सकते हैं, 7/√3 का होल स्क्वायर। देखिए यह फिर से बन गया क्या, a² माइनस b² में। तो जब आपका ये a² माइनस b² में फार्मूला सेपरेट हो गया तो इस फार्मूले को आप a² माइनस b² से सैटिस्फाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, अनदर ब्रैकेट होगा a² माइनस b² का। तो एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 5/√3 प्लस हो जाएगा 7/√3 से, और अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5/√3 माइनस 7/√3 से = 0। तो x = क्या हो जाएगा 12/√3, अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2/√3 = 0। हेंस आपका पहला टर्म दिया है x प्लस 12/√3 = 0। कई बच्चे कहेंगे सर आपका तो आंसर गलत आ गया। रीजन यह है कि आप यहाँ कह रहे हैं -4/√3 है और वहां आपका आया है 12/√3, और ये तो आया है, ये अगर हम बात करें तो ये तो हमारा सिंपल है, ये तो हमारा आया हुआ है, लेकिन ये नहीं आया हुआ है। ध्यान से आप देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ आपका आंसर आया हुआ है 12/√3 का, वो -4/√3 है। देखिए कैसे होगा, 12 का आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं -2 × 2 × 3, और अभी मैंने बताया, और ये हो जाएगा √3। तो x = -2 × 2 × 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और अपान √3 से √3 कैंसिल, तो x = क्या आ गया आपका -4√3, और x -2/√3 = 0। तो x = क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए रूट का भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किया है, तो आंसर हमारा उतना ही आया है। तो रूट को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, किसी भी क्वेश्चन को आपको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, आप बस मेथड को फॉलो कीजिए। आपको दुनिया के किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसी मेथड से और इसे ही प्रोसेस से आप कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे जिस भी किताब का हो। ध्यान देते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट मेथड पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला जो हमारा मेथड था वो था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो कि इस समय सिलेबस में आउट चल रहा है, फिर भी हमने उसके बारे में चर्चा की, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धाचार या क्वाड्रेटिक फार्मूला। सिद्धाचार फार्मूला भी इसे कहा जाता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसे कहा जाता है। इससे हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हम तीनों मेथड से एक ही प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तीनों आंसर सेम आएगा। लेकिन प्रोसीजर ऐसा है कि जब कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होता हो, सॉल्व नहीं होता हो, तो उसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पे ले जाते हैं। और जब वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी नहीं सॉल्व होता है तो हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए आपको यूज करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ऐसे कहिए कि फैक्टराइजेशन मेथड फेल होता है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के पास जाते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी फेल हो जाता है तो हम एट लास्ट
क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड के पास आते हैं या फैक्टराइज सीधाचार फार्मूला के पास आते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हमारा प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। जब भी आपको सीधाचार फार्मूला से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना होगा तो हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इसे कंपेयर करेंगे। v है, जब हमने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद हम यहां a की वैल्यू नोट करेंगे। a है हमारा 1, b है हमारा 12 और c है हमारा 35। अब हम सीधाचार फार्मूला को नोट करेंगे। तो सीधाचार फार्मूला क्या होता है? सीधाचार फार्मूला होता है हमारा जो भी कांस्टेंट या जो भी वेरिएबल का टर्म होता है पॉलिनोमियल का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी को हमने डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, क्योंकि डी का हमें यूज करना है तो डी डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा अपॉन 2। इस डी की वैल्यू को आप पहले भी निकाल सकते हैं या इसी डी की वैल्यू डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, जो हमने वैल्यू नोट की है x इज इक्वल टू माइनस बी, हमारा जो माइनस बी वैल्यू बी की कितनी है 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 12 होगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा 1 है और सी हमारा कितना है 35 है अपॉन 2a। अब ये हमारी वैल्यू हो गई माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 35 4 जा 140 होता है अपॉन 2a। अब हम ध्यान देंगे ए की जगह हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हम ए की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा अपॉन 2। हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 से ये कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 6 प्लस माइनस 1। ये हमारे टर्मिनोलॉजी आई। इसमें हम ध्यान दे रहे हैं कि इसमें 2 साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसके 2 सेक्शन बनाएंगे और दोनों के अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वैल्यू लेंगे। फर्स्ट में टेकिंग प्लस साइन और दूसरे में हम बात करेंगे टेकिंग माइनस साइन। तो अब हम x इज इक्वल टू प्लस साइन जब पुट करते हैं तो हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1। हमने प्लस साइन लिया है तो प्लस 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5। और टेकिंग माइनस साइन की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या माइनस 7। तो ये आपके 2 आंसर आए हैं। और आप अगर प्रीवियस में जाकर के देखेंगे तो हमने जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व किए, तीनों के जीरोज सेम आते हैं। तो आप इनमें से अगर आपको पेपर में कहता है कि सॉल्व बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल आपसे लिख दिया सॉल्व तो आप इन तीनों में से जिस भी फार्मूले का यूज करके आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं
जितने भी क्वेश्चंस हैं आर एस अग्रवाल हो या जिस भी बुक के क्वेश्चन हो, इनको मैंने टाइप वाइज में डिफाइन किया है ताकि बच्चे आसानी से कम समय में अच्छे से सारे प्रश्नों को सीख जाएं। उसके बाद भी अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रश्न का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको जानना है। आपको विद इन 24 आवर आपको सोल्यूशन मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। अब ये हो गया आपका आंसर। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट के लिए। तो नेचर ऑफ द रूट ये लास्ट है, हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद वह नेचर ऑफ द रूट को डिसाइड कर देता है। तो नेचर ऑफ द रूट के लिए हमने वैल्यू सीखी थी, उसके बाद से हम बताएंगे। जैसे अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमें इसके नेचर ऑफ द रूट बताने हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax² फ्रॉम का एफिशिएंसी यूज कर सकते हैं। ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 v है। तो यहां हमारी a, b और c की वैल्यू हमें नोट करनी होगी। हमने नोट करेंगे यहां a, b, c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है 3। अक्सर बच्चे कंपेयर करने में भी गलती कर देते हैं, तो आप ध्यान दीजिए। हम a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता है, जो b होता है x का कोफिशिएंट होता है। तो x का कोफिशिएंट पूरा आपका क्या है, -2√6 है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो -2√6 होगा और c कांस्टेंट टर्म होता है 2। इसके बाद हमें नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए हमें निकालना होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² यानी b के जगह है हमारा -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a जो है 3 और c जो है हमारा है 2। माइनस जो है माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस 2 2 जा 4 और 4 6 4 जा 24 हो जाएगा। अब माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 x इज इक्वल। इफ हम लोगों ने 3 कंडीशन पढ़ा था जब हम लोगों ने इंट्रो लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम लोगों ने यहाँ 3 बात की थी। वहां पर हमने कहा था कि इफ द वैल्यू ऑफ d लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो क्या होते हैं जीरोज, इमेजिनरी होते हैं। अगर वो निगेटिव टर्म में आते हैं तो इमेजिनरी होते हैं, अगर वो पॉजिटिव में आते हैं यानी ग्रेटर देन 0 आते हैं तो रियल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। लेकिन अगर इक्वल टू द 0 आ जाते हैं, हियर d is equal to 0 then रूट्स की बात करें, जीरोज की बात करें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल एंड रियल एंड इक्वल। रियल एंड अगर इसके जगह आपकी वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई होती तो उसे हम इमेजिनरी हम कह देते। अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता तो रियल एंड अनइक्वल कह देते। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट। एक क्वेश्चन और दिया है नीचे, आप इसका निकाल लेंगे। हमको यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही डिसाइड करती है। उसके 3 कंडीशन हम लोगों ने पढ़े थे, इसमें से क्वेश्चन पर मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, बाकी आप करेंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा या जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आप कमेंट के माध्यम से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अब ध्यान देंगे, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k ऑफ विच
the roots of the quadratic equation 9x square minus 3kx plus k are real and equal। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारा क्या है, d यानी जो हमारा जीरोज है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है। हम सबसे पहले जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस k इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट कंपेयर ही करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ध्यान देंगे a इज इक्वल टू b एंड c। a हमारा क्या है, a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है 9, b जो होता है कोफिशिएंट ऑफ c होता है 3k और c कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है k। हमारा एक टर्म यहाँ एक कंडीशन उसने गिवन दिया है, गिवन दैट जीरोज, या उसके जगह उसने यू वर्ड यूज किया है रूट्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल रियल एंड इक्वल। देन अगर रियल एंड इक्वल है तो इसका सेंस यह हो जाता है कि डी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ जो है हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा जीरो। बी के जगह हमारा माइनस 3k का होल स्क्वायर है माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू k है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ यह हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 36k इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हमारा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 9k हमारा कॉमन हो जाएगा तो k माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो हियर 9k इज इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू 0/9, तो k इज इक्वल टू 0। और एक हमारा यहाँ आंसर आया है k की वैल्यू या तो 0 होगी और नहीं तो k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 4। k की दो वैल्यू होंगी, k इज इक्वल टू 4 या k इज इक्वल टू 0। कब, when the zeros are of the polynomial real and equal। अब हमारा एक यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे। हमारा एक फंक्शन दे रखा है px इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया, लेट px इज इक्वल टू एक हमारा पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर -1/3 क्या है, यह रूट है किसका, इक्वेशन का। हियर 1/3 यानी x इज इक्वल टू -1/3 -1/3 is one root of the polynomial, root of the given polynomial। then अगर यह -1/3 अगर रूट है पॉलिनोमियल का, इसका सेंस यह है कि हमारा जो पॉलिनोमियल हमने px कंसीडर किया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, इसमें अगर हम p और x के जगह -1/3 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तभी वो उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, क्योंकि वह उसका जीरोज है, उसका रूट है। तो रूट होने का सेंस यह होता है कि कोई भी अगर इक्वेशन में कोई भी वैल्यू अगर किसी पॉलिनोमियल की रूट है तो वह उसकी वैल्यू पुट करने पर या वह उस वैल्यू को या वह उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो सेटिस्फाइड करने के लिए उसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो वह उसे 0 कर देगा। अब हम यहाँ x के जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/3, तो यह हो जाएगा 2x के जगह हमारा वैल्यू पुट होगा -1/3 प्लस 2 इंटू -1/3 प्लस k इज इक्वल टू
0, तो 2 -1 का स्क्वायर होगा 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का माइनस में होगा -2/3 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 2/9 माइनस 2/3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 3 और 9 कैल्सियम लेंगे, 9 हो जाएगा 2 माइनस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k ये हो जाएगा -4/9 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -4/9 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4/, ये हो जाएगा हमारे k की वैल्यू। और इस k की वैल्यू को 4/9 को अगर आप इसमें पुट करते हैं तो यह उसे सेटिस्फाइड करेगा, यानी k की यहाँ वैल्यू रख करके जब जीरोज निकालेंगे तो हमारे जीरोज 1 - 1/3 आ जाएगा। इसका सेंस हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, सही है।